हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में क्लास 10th साइंस यानी विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और परीक्षा से पहले बताए गए हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। हो सके तो इसको आप लोग अच्छे से रख लीजिएगा, क्योंकि हूबहू जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो सभी बच्चे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करते जाएं और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को आप लोग प्रेस जरूर कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को समय पर मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्लास 10th के ये साइंस का है और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं वे सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। इसको आप एग्जाम से पहले रिविजन जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं उनमें से ऐसा क्वेश्चन जो है आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये पढ़ाया हुआ नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है और वे सारे क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे से देख लेना है। देखिए मैंने सब्जेक्टिव पढ़ाया हुआ है, ऑब्जेक्टिव पढ़ाया हुआ, वे सारे आपके सेशन आप लोगों को मिल जाएगा। सारा जितने भी क्रैश कोर्स में जुड़ा हुआ है उन सभी को जो है पहले से भी पता होगा कि भैया आप लोगों की तैयारी बहुत ताबड़तोड़ तरीके से चलाई जा रही है, धांकड़ तरीके से आप लोग तैयारी हो रही है। और उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोगों की तैयारी जो है लगभग जो है समाप्त होने को है, यानी कि लगभग आपकी कंप्लीट होने को है। बहुत सारे विद्यार्थियों की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, उनका रिविजन अब चल रहा है। चलिए बच्चों, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है। कहता है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए चार ऑप्शन दिया गया। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर बताइएगा। सवाल देखिएगा बच्चों, क्या कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए हम किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। बच्चों आप जो है, जो भी लड़के होंगे, आप बाल कटाने जाते होंगे, सैलून जाते होंगे, है ना, सैलून तो जाते होंगे, नाई के दुकान तो जाते होंगे। आपने देखा होगा कि उसके दुकान पर एक बड़ा सा जो है मिरर जो है रहता है, एक दर्पण रहता है। उसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे बाल है ना, उसमें बड़ा आकार का दिखाई देता है और नाई जो है वो उसे आसानी से जो है काट सकता है। तो यहाँ पे जो हम किस प्रकार के जो है दर्पण का उपयोग कर रहे हैं, तो बच्चों आपको पता है हम किसी भी प्रतिबिंब का यानी किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह बड़ा कब दिखाई देता है, जब हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल राइट और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताइए। देखिए गोलीय दर्पण में, याद रखिए बच्चों, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की जो संबंध होता है वह क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फोकस जो दूरी होती है, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी की दुगनी होती है। याद रखिएगा बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ है इसका फॉर्मूला R बराबर होता है 2f, और मैंने एक और फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि अगर f पूछे यानी कि फोकस दूरी पूछे तो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की जो क्या होती है बच्चों, आधी होती है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो देखिए कहां है, तो f बराबर R/2 यानी कि फोकस जो दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रकाश के अपवर्तन की, कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी जो है भौतिक राशि जो है अपवर्तित रहती है। बताइए कौन सी भौतिक राशि जो है अपवर्तित रहती है। मैंने कई बार आपको बताया बच्चों, कई बार मैंने बताया है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में जो आवृत्ति होती है, आवर्ती जो भौतिक राशि है वो पूरी तरह से अपवर्तित होती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। याद रखिए बच्चों, वेग में बदलाव होता है, तरंग में बदलाव होता है, लेकिन अपवर्ती में क्या होता है, बदलाव नहीं होता है, अपरिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दिया है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। बच्चों आपको देखिए, मैंने कई बार आपको बताया है कि आप जब भी है अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, जब भी किसी वस्तु से जो है किरणें जो है गुजरती है तो सबसे पहले मुख्य फोकस से होकर गुजरती है ना, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, यानी ऐप से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस ऐप। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा
प्रतिबिंब बनाता है तो दर्पण होगा। देखिए दर्पण पूछा गया है, लेंस नहीं पूछा गया है। आपको याद रखना है बच्चों, लेंस और दर्पण में थोड़ा सा जो है अंतर होता है, बाकी सभी सिमिलर ही होता है। लेकिन याद रखिएगा कि जब अवतल दर्पण रहेगा तो लेंस में क्या होगा, उसी से जस्ट अपोजिट उत्तल होता है, और यहाँ पे उत्तल दर्पण कहेगा तो उसी से जस्ट अपोजिट क्या होता है, अवतल लेंस होता है। याद रखिएगा दर्पण के अपोजिट जो है लेंस होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया है। और बच्चों याद रखिएगा कि दर्पण जो है कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण जो है कितने प्रकार के होते हैं, है ना, कितने प्रकार के होते हैं। और बच्चों आपको ये भी याद रखना है कि लेंस जो होता है ना, लेंस जो होता है वो लेंस के प्रकार आप इसको याद कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आएगा, ठीक है। और बच्चों मैं बता दूं कि दर्पण का जितना भी मैंने आपको बताया है कि अगर जो है मुख्य फोकस और जो है वक्रता केंद्र के बीच जो है किसी वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ व्यक्त होता है ना, उसकी आवर्धन क्या होता है, उसकी आवृत्ति क्या होती है, उसकी प्रकृति क्या होती है, ये सारा चीज जो है आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है क्योंकि वो जो है 3 नंबर का सवाल आपको जो है पूछेगा ही हर हाल में, ठीक है, उसको तैयार कर लेना। चलिए आगे देखिए बच्चों, सवाल क्या था, सवाल कह रहा है किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनाता है दर्पण होगा। यानी कि किसी दर्पण पर जो है हम वस्तु को कहीं पर भी हम रख रहे हैं, चाहे वो अनंत पर रख रहे हैं, मुख्य फोकस पर रख रहे हैं, मुख्य फोकस या जो है केंद्र के बीच रख रहे हैं या ध्रुव केंद्र के बीच रख रहे हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है, उसका प्रतिबिंब क्या होता है, आकार का सीधा बनाता है। तो सीधा कौन बनाता है, तो बच्चों आपको पता है सीधा कौन बनाता है। देखिए अब ध्यान दीजिए, जब हम कोई जो है दर्पण में, ये समतल दर्पण है, ठीक है, जब हम जो है अपना फेस देखते हैं तो जब मान के चलिए जितना दूरी रहेगा तो दर्पण में भी उतना ही दूरी दर्शाएगा ना, लेकिन क्या होता है, एकदम सेम टू सेम दिखाई देता है ना, क्या होता है, एकदम सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो याद रखिए बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा समतल तथा उत्तल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल कह रहा है बच्चों कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, आपको याद कर लेना है। स्नेल का नियम क्या है ये भी आपको याद कर लेना है बच्चों की एग्जाम में स्नेल का नियम के बारे में भी पूछा जाता है। और स्नेल के नियम वो जो है यहाँ पे अब पिक्चर के अनुसार भी ऑब्जेक्टिव में दे देती है कि आप बताइए कि ये जो है किस नियम को जो है बताती है। इस तरह से रहेगा, यानी प्रकाश की किरण जो है किसी माध्यम से आकर के जो है ये जो है अन्य माध्यम में जाती है, फिर जो है पुनः उसी माध्यम में आ जाता है। बताइए यह जो पिक्चर दी गई है यह किस नियम को बतलाती है, तो आपको याद रखना है, तो ये स्नेल के नियम को बतलाती है ना। चलिए आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने प्रकार होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के 2 प्रकार होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने प्रकार होते हैं बच्चों, 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं नीचे आप लोग जो है कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है बच्चों कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो बच्चों फोकस दूरी मैंने आपको बताया था एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। r/2 होता है। जब वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर दिया गया है, इसको हम 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है मेरे बच्चों। देखिए ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है बच्चों, रिवीजन कर लेना, एकदम हर हाल में आप लोगों को पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जितना भी क्वेश्चन अभी बताया इसमें से आपको 3 को क्वेश्चन तो भाई कंफर्म आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए 8वां नंबर क्या कह रहा है। 8वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चों दिया गया है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए आपको यहाँ पे याद रखना बच्चों, अगर उत्तल लेंस कहेगा, उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है वो धनात्मक होती है। याद रखिएगा उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। वही अगर यहाँ पे उत्तल दर्पण पूछे तो आपको याद रखना उत्तल दर्पण की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, अपोजिट होता है। सवाल कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले जो उत्तल लेंस है उनकी क्षमता क्या होगी। तो उनकी क्षमता क्या होगी, आपको मैंने क्या बताया, धनात्मक होती है, यानी प्लस में होता है। तो प्लस में कहां है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक है तो ये होगा नहीं। यहाँ पे 2 डायप्टर है तो ये होगा नहीं, ये 1.5 डायप्टर तो ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 मीटर कह रहा है तो 1 मीटर में नहीं होगा जी, 1 डायप्टर हो जाएगा, प्लस में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
राइट में सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या बताया था अभी मैंने? मैंने बताया था पॉजिटिव होता है, धनात्मक होती है। तो याद रखिएगा बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग जो है किसमें न्यूनतम होता है? किसमें? निर्वात में होता है, वायु में होता है, जल में होता है, या जो है सघन माध्यम में होता है, या कांच में होता है? बताइए कि प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग किसमें न्यूनतम होता है बच्चों? तो प्रकाश का जो वेग होता है वह जल में जो है न्यूनतम होता है। जल में जो है न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि चार डायप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी पूछा गया बच्चों, फोकस दूरी पूछा गया है, एकदम बहुत ही इजी है। जब फोकस दूरी यहाँ पे क्षमता कह रहा है तो आपको याद रखना है बच्चों, यहाँ पे फोकस दूरी कह रहा है ना, तो यहाँ पे दूरी निकालेंगे एफ बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो बताइए इसको हम भाग देते हैं ना, भाग देंगे तो इसका कितना आएगा? जल्दी जल्दी बताइएगा। ये मीटर में है तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, है ना, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है? 25 चौके 100। अब इसको कीजिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, इसको हम कटाएंगे ना तो कितना हो जाएगा? बताइए 0 कितना हो जाएगा? 25 होगा। ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में होगा। अगर हम इसको जो है सेंटीमीटर में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर होगा। तो 25 सेंटीमीटर कहाँ है भैया? ऑप्शन नंबर आपका बी में। यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना, 2500 के 100 बिल्कुल राइट आंसर हो गया, है ना। इसी तरह से आपको जो है याद कर लेना है, रट लेना है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है बच्चों? आप ये बताओ, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है बच्चों? धनात्मक होती है। और यहाँ पे कह रहा है कि उसकी क्षमता क्या होगी, उसकी जो है क्षमता क्या होगी। तो यहाँ पे फोकसांतर कितना दिया गया है? फोकसांतर जो है कितना दिया गया बच्चों? बताइए, फोकसांतर कितना? 50 सेंटीमीटर दी गई है। तो 50 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पे ये कह रहा है कि उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। भैया इसका क्षमता ज्ञात करने फोकस बताइएगा, सूत्र इसका बताइएगा। फोकस जो है लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? आप नीचे कमेंट करके बताइए। मैंने कहा था कि जितने भी साइंस में जो है फिजिक्स का जितना भी फॉर्मूला है और प्लस में केमिस्ट्री का जितना भी जो है आणविक सूत्र है याद कर लीजिएगा। जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, फिर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एल्केन, एल्काइन और एल्केन का, है ना, एल्केन, एल्काइन और एल्किन का जो फॉर्मूला क्या होता है वो भी बताइएगा। क्योंकि बच्चों पता है ये सारे क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछा जाता है। आप जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ये सवाल पूछे जाएंगे। फिर आपका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है किस प्रकार से निर्माण किया जाता है, किसी भी विलयन का जो रंग कैसे बदलता है, उसके बारे में आप लोग डिस्कस करके समझ लीजिएगा, बना लीजिएगा, तैयार करके रखिएगा, एग्जाम इस बार आने वाला है। चलिए अब यहाँ पे सवाल कह रहा है बच्चों की फोकसांतर जो है कितना? 50 सेंटीमीटर दी गई है। तो उसकी क्षमता क्या होगी? मैंने कई बार बताया बच्चों, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? वो धनात्मक होती है। याद रखिएगा, धनात्मक होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसकी क्षमता क्या होगी। तो याद रखिए बच्चों इसका सही क्षमता क्या हो जाएगा? इसका हम डायरेक्ट बता दें, इसका कितना आएगा? 2 डायप्टर होता है, क्योंकि ये कई बार मैंने आपको बताया, पिछले बार भी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि प्रकाश का वेग सार्वधिक होगा। तो प्रकाश का वेग जो है किसमें सार्वधिक होता है? तो बच्चों याद रखिएगा, प्रकाश का जो गति होता है वो निर्वात में जो है सबसे अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि दिए गए प्रक्रम में कौन जो है उष्माक्षेपी है? उष्माक्षेपी का मतलब हो गया जिससे उष्मा उत्पन्न हो रही है। किससे होता है? तो ऑप्शन आप देखिए, पहला दिया है श्वसन, दूसरा दिया है पाचन, तीसरा है उत्सर्जन, चौथा है संवहन। तो बच्चों आपको याद रखना है कि क्या होता है बच्चों, उष्मा जो है छेपी किसमें होता है? तो ये श्वसन की प्रक्रिया में होता है। याद रखिएगा, श्वसन में। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों। सवाल कह रहा है
कि चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता के बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो बच्चों याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस जो है उसमें डाली जाती है। आपने जो है चिप्स के पैकेट के देखे होंगे, उसमें कुछ ही चिप्स रहते हैं, लेकिन उसको जो है गैस से जो है एकदम फुला करके जो है बड़ा कर दिया जाता है। तो हमें लगता है कि भाई बहुत सारा इसमें चिप्स भरा हुआ है, लेकिन वो जो गैस होता है ना, वह क्या करता है, कुछ चिप्स जो है उस चिप्स को जो है लंबे समय तक के संरक्षित करने के लिए या लंबे समय के लिए जो है उसको सुरक्षित रखने के लिए जो है उसमें गैस भरा जाता है। वो कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन गैस होता है। याद रखिएगा बच्चों, नाइट्रोजन गैस होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए कि जंक लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंक लगना जो होता है बच्चों, याद रखिएगा, जंक लगना जो होता है वह एक संयोजित अभिक्रिया होती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सवाल क्या है कि जंक लगना, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया तो होगा नहीं, विस्थापन अभिक्रिया तो होगा नहीं, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा नहीं। देखिए बच्चों, आपको एक और याद रखना है कि ये जितने भी अभिक्रिया दी गई है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें से दो अभिक्रिया जो है आपके एग्जाम में 100% सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा और इनकी परिभाषा को आप लोग अच्छे से कंठस्थ याद रखेंगे बच्चों, और इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, जिसका आणविक जो फॉर्मूला होता है, जो इक्वेशन होता है, समीकरण होता है, उसको याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में सब्जेक्टिव में 100% जो है सवाल पूछे जाएंगे। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि दिए गए अभिक्रिया में किस प्रकार का उपचयन हो रहा है? दिए गए अभिक्रिया में, अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है, एक समीकरण दिया गया है, ZnO है ना, जिंक ऑक्साइड और कार्बन दी गई है। जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ जब अभिक्रिया किया जाता है, जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वो अलग अलग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, कह रहा है उपचयन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जिंक और ऑक्सीजन जो है वो एक साथ था, जब जो है कार्बन के साथ जो अभिक्रिया हुआ तो ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ आ गया है और जिंक अकेला हो रहा है। तो जिंक अकेला हो जा रहा है, तो सी ही ना, सी जो उपचयन कर रहा है, यानी कि ये कर रहा है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है। जिसमें याद रखिएगा, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन जो है मिल जाता है, हाइड्रोजन को जो है बाहर फेंक देती है। और जो है यहाँ पे कहेगा उपचयन अभिक्रिया, है ना, यहाँ पे क्या उपचयन है, तो कहेगा अपचयन अभिक्रिया। अपचयन मतलब होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन को बाहर फेंक देता है ना, याद रखिएगा, बाहर धकेल देता है। तो याद रखिए बच्चों, यहाँ पे क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया ना, तो भैया ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल कह रहा है बच्चों कि दिए गए कौन सा समीकरण जो है संतुलित है? देखिए संतुलित, याद रखिए बच्चों, एक सवाल मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने पहले भी कहा था कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है। आप इसको याद कर लीजिएगा, कंठस्थ याद कर लीजिएगा, एकदम पूरी तरह से दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ना आपको जो है पांच पांच गो जो है समीकरण दिया जाएगा, कहेगा कि इसको संतुलित कीजिए और बताइए कि संतुलित सही है या नहीं। आपको यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा, इसलिए बच्चों इसको याद कर लेना, रट लेना है। चलिए आगे देखिए, यह सवाल क्या कह रहा है बच्चों, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? सबसे पहले संतुलित का मतलब समझिए। संतुलित का मतलब हो गया कि जो रासायनिक समीकरण है उसमें जितने भी एलिमेंट है वो बराबर होने चाहिए। ये जो है तीर चिन्ह के जो है दाएं साइड और तीर चिन्ह के जो बाएं साइड है, वो दोनों जगह जो है उसका एलिमेंट बराबर होना चाहिए। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि Ca कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे देखिए Ca जो है एगो है, यहाँ पे Ca क्या है, एगो है। अब देखिए O क्या गो है, O जो है मेरा क्या गो है, एक, यहाँ पे कितना है, 2 हो गया, 2 2 4, यहाँ पे कितना है, 3 है, 3 1 4, ये ठीक है। H क्या गो है, 2 गो है ना, तो यहाँ H 2 गो है, तो यानी कि यही जो है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट है सारे क्या है, समान है, बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो भैया अभिक्रिया यहाँ पे जो है दिया गया कहता है चित्र में, लेकिन चित्र नहीं पूछा गया है, तो यहाँ चित्र जो दिया गया है नहीं, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला समीकरण दिया गया है, कहता है कि Pb है ना, Pb प्लस CuCl2, और यहाँ पे PbCl2 और Cu, यहाँ पे देखिए Cu क्या है, कॉपर क्या है, वो अलग हो रही है। तो यहाँ पे बच्चों याद रखिएगा कि कॉपर जो है वो जब अलग हो रहा है तो उसमें क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले समझिए, Pb जो है वो क्या है, क्लोरीन के साथ है ना, क्लोरीन के साथ जो है वो जुड़ गया, और यहाँ पे जब Cu था, कॉपर इसके साथ था, कॉपर को जो है अलग कर दिया, यानी कि क्या वियोजित कर दिया, तो यानी क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो ये सारे अभिक्रिया का परिभाषित आपको याद करना है, कंठस्थ जो है आपको जुबान पे जो है याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा तो आप जो है फिर छूट जाएगा। तो चलिए आगे बढ़े, इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बच्चों कि दिए गए पदार्थ में कौन जो है गंधी सूचक की तरह व्यवहार करता है। गंधी सूचक की तरह व्यवहार कौन करता है, हल्दी, लिटमस, क्या है, चाइनरोज या प्याज। याद रखिएगा गंधीय सूचक क्या हो जाएगा, इसमें प्याज हो जाएगा। गंधी सूचक क्या हो जाएगा बच्चों, प्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया गया है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं। देखिए डॉक्टर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। जिप्सम को जो है 200 कितना है 273 डिग्री केल्विन या 373 डिग्री केल्विन, बताओ किसमें गर्म करता है, पता है ना कि जिप्सम का जो पाउडर होता है, जिप्सम का जो पाउडर होता है उसमें जो है कुछ जो है उसको जो है गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदला जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल करके जो है आपकी जहां पर हड्डी टूटा हुआ है, जैसे यहाँ पे हाथ पे टूटा हुआ है तो हाथ पे जो है पट्टी लगा दी जाती है, सीधा करके हाथ में पट्टी लगा दिया जाता है ताकि वो जो है मुड़ ना सके, और कुछ दिन तक में जो है वो क्या होता है उसका जो है जो हड्डी टूटी हुई है उसमें क्या होता है कि एंजाइम जो है उत्पन्न होती है ना, जो प्लाजा उत्पन्न होती है वो जो है एक दूसरे से जो है जुड़ सके, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है बच्चों कि हड्डियों को जोड़ने के लिए जो डॉक्टर है किस प्रकार का लवण का प्रयोग करती है। तो भैया हम लोग जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करती है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CaSO4 हाफ H2O होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है ना मेरे बच्चों। चलिए आगे देखें, अगला सवाल कह रहा है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था जब हम शुरुआत में ये क्लासेस चल रही थी ना, हम शुरू में ही बताए थे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, धोवन सोडा, बेकिंग सोडा, फिर आपका जो है फिर जिप्सम का जो है प्रयोग और संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, ये सारा का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। आणविक सूत्र पूछता है ना, पूछता है, तो इसलिए आप लोग याद कीजिएगा बच्चों। सवाल कह रहा है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, ये होता है ना CaOCl2, है ना। याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे तो आप लोगों को रिवीजन हो जाना चाहिए। हमें लग रहा है बच्चों कई सारे क्वेश्चन तो आपको लग रहा है कि आपको पहले से भी पता होगा। चलिए अब देखिए बच्चों, अगला सवाल कह रहा है, दिया गया है कि इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। यह जो चित्र दिया गया है, एक जो है पैनल यहाँ पे दिया गया है, एक जो है देखिए, एक क्या है, ये जो है शीशे का जो है कांच का जो एक पैन है ना, पैन है, उसमें देखिए क्या है, यहाँ पे प्लास्टिक जो है गम दी गई, ये प्लास्टिक मग है, और यहाँ पे हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन है ना। उसके बाद ये जल है, और ये जल के साथ जो है रबर डॉक दिया गया है, कैथोड है। जब इसको जो है किसी बैटरी से जो है जोड़ा गया है, तो यहाँ पे क्या है कि इसमें जो है कुछ बुलबुले ऐसे इस तरह जो है नजर आ रहे हैं। तो बुलबुले जब नजर आते हैं ना बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, या विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। तो बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है कि ये क्या हो रहा है कि जब जल के साथ जो हाइड्रोजन का यहाँ पे जो लगाया गया है ना, ये जो टैंप लगाया गया है, ये जो रॉड लगाया गया है, जब जो है इसमें लाइट दिया गया है, जब इसमें जो है बैटरी को जोड़ा जाता है, तो ये क्या कर रहा है कि विस्थापित कर रही है, ये विस्थापित कर रही है, जल को जो है उबाल रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्थापन की प्रक्रिया हो रही है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए बच्चों, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में। याद रखिएगा, टमाटर हो गया है ना, इमली हो गया है ना, उसके बाद बच्चों आपका हो गया नींबू, है ना, नींबू, ये सब जो है ना आपको याद रखना है। टमाटर हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये 3 से 4 तो जो है आपको याद रखना है कि इसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, इसको याद रख लीजिएगा, है ना। वो पूछेगा एकदम, ये 100% सवाल है, पूछेगा ही। ठीक है, 100% ये आप याद कीजिएगा। देखिए सवाल कह रहा है बच्चों कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला है एसिटिक अम्ल, दूसरा है सिट्रिक अम्ल, तीसरा है लैक्टिक अम्ल, और चौथा है बच्चों ऑक्सिलिक अम्ल। बताइए कौन सा आंसर होगा सही, बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए। टमाटर में कौन से जो है अम्ल पाए जाते हैं, तो टमाटर में बच्चों ऑक्सिलिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन से ऑक्सिलिक अम्ल पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल राइट में सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए दिया गया है कि कहता है कि तनुकरण प्रक्रिया में होती है,
तनुकरण प्रक्रिया में होती है। तो तनुकरण जो है किस प्रक्रिया में होती है? तनुकरण जो होती है किस प्रक्रिया में होती है? पहला ऑप्शन दिया गया है कि हाइड्रोजन प्लस जो है की सांद्रता में वृद्धि, दूसरा दिया है OH की सांद्रता में वृद्धि, और तीसरा दिया गया है H प्लस OH माइनस आयन की सांद्रता में कमी, और चौथा दिया गया है H3O प्लस की सांद्रता में वृद्धि। जल्दी बताइएगा तनुकरण, तनुकरण की प्रक्रिया क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था बच्चों, पहले भी बताया था कि तनुकरण की जो अभिक्रिया होती है वो हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति और OH की उपस्थिति के आयनों में वृद्धि होती है। याद रखिएगा बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए क्या है, हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस और OH आयन की सांद्रता में जो कमी होती है यानी कि घटती है, तो उसी को हम लोग तनुकरण कहेंगे, है ना। यहाँ पे वृद्धि में कमी होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना बच्चों? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है नीचे आप लोग बताइएगा कि सर हमें जो है यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका भी सोल्यूशन हम लोग कराएंगे, उसका भी जो है वीडियोस लाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? तो प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण यहाँ पे पूछा गया बच्चों। प्रकाशीय वियोजन का जो उदाहरण होता है वो जो है अर्ग और क्या होता है, बोरान के साथ होता है ना। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, AgBr, Ag और Br हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा जो होता है, अमीबा जो होता है ना बच्चों, ये क्या करता है, यह जो होता है ना वो अमीबा, अमीबा देखिए पिक्चर क्या होता है, इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो है, अरे भैया गड़बड़ हो गया, ये अमीबा है ना। अमीबा जो है इसका जो भोजन होता है ये कुटपाद से जो है अपना भोजन ग्रहण करता है, कुटपाद से। तो यहाँ पे मुंह नहीं होगा, केंद्रक नहीं होगा, यहाँ पे जो है खाद्य रिक्तिका नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा कुटपाद। अमीबा क्या करता है, कुटपाद से जो है अपना भोजन को ग्रहण करता है। अगला सवाल है कि पाचन प्रक्रिया में वसा का जो है इम्लिसीकरण कौन करता है? देखिए इम्लिसीकरण, इम्लिसीकरण जो है कौन करता है? पहले ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है श्लेष्मा, और तीसरा दिया है पेप्सिन, और चौथा है पीत। बताइएगा बच्चों कि पाचन की प्रक्रिया में जो इम्लिसीकरण होता है इसमें क्या होता है, इसकी भूमिका, अरे ये भूमिका के बारे में पूछा गया था एक बच्चा ना, हाँ भूमिका के बारे में भी सवाल ये पूछा गया था, है ना। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको आप लोग तैयार कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। देखिए बच्चों याद रखिएगा कि पाचन की जो प्रक्रिया में जो है वसा का जो है इम्लिसीकरण जो होता है वो पीत रस करता है, पीत करता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसकी जो है परिभाषा बच्चों आप लोग जो है नीचे कमेंट में बताइए, जल्दी बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस जीव में जो है स्वपोषी पोषण होता है? पहला है अमरबेल, दूसरा है क्वक, तीसरा है बच्चों अमीबा, और चौथा है आम। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए निम्नलिखित में से जो है किस जीव में जो है स्वपोषी पोषण होता है? स्वपोषी पोषण होता है, तो स्वपोषी पोषण क्या हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे आम इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया गया है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में जो होते हैं वह कितने, 4 कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं ना। तो मानव हृदय किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है ना बच्चों, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है क्या होता है कि 4 कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है कि क्लोरोफिल को, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि होमोग्लोबिन को, तीसरा है श्वेत रक्तक कणिकाएं को, और चौथा दिया गया है प्लेटलेट्स को। तो देखिए श्वसन रक्तक पूछा गया है, श्वसन वर्णक पूछा गया, सॉरी श्वसन वर्णक जो है किसे कहे जाते हैं बच्चों? याद रखिएगा श्वसन वर्णक जो है क्लोरोफिल को कहा जाता है ना। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो उत्सर्जन तंत्र की जो क्रियात्मक इकाई होती है बच्चों, देखिए पहला ऑप्शन है वायुकुपिका, दूसरा है वृक्क, तीसरा है विक्राणु, और चौथा है कोशिका गच्छु, गुच्छ, है ना, कोशिका गुच्छ। तो याद रखिएगा कि उत्सर्जन तंत्र का जो क्रियात्मक इकाई होता है, क्रियात्मक इकाई होता है वह होता है बच्चों विक्राणु। याद रखिएगा विक्राणु होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर
छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए वृक्क की जो क्रियाशीलता में जो कम होने पर जो रक्त को शरीर से जो बाहर निकालकर जो छानने की प्रक्रिया करती है उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? पहला है मूत्र का बहना, दूसरा है अपोहन, तीसरा है विसरण और चौथा है पुनर्अवशोषण। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों अपोहन। उसे क्या कहेंगे? अपोहन कहेंगे। याद रखिएगा, शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया को हम लोग अपोहन कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि जनन की मूल घटना क्या है? तो जनन की मूल घटना, देखिए जनन की मूल घटना क्या होता है बताइए। जनन की जो मूल घटना होता है वो जो है डीएनए की प्रकृति को बनाना होता है। डीएनए की प्रकृति को बनाना होता है। अच्छा ये बताइए, संतान उत्पन्न क्यों किया जाता है ना? संतान जो है उत्पन्न क्यों किया जाता है? जनन किसे कहते हैं, है ना? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन जो है कितने प्रकार के होते हैं? लैंगिक जो है प्रजनन होते हैं और लैंगिक प्रजनन होते हैं। तो मनुष्यों में जो प्रजनन होता है वो किस प्रकार के जो है प्रजनन की प्रक्रिया होती है, ये भी कमेंट करके बताना। और सवाल कह रहा है बच्चों कि जनन का जो मूल्य घटना होता है, जनन का जो मूल्य घटना हो, क्या युग्मक का बनना होता है? नहीं, है ना, नहीं होता है। युग्मनज का बनना, तो ये भी नहीं होगा। भ्रूण का बनना, ये भी नहीं होगा। तो यानी कि जो जनन का जो मूल्य घटना है वो डीएनए की प्रकृति को बनना होता है। डीएनए की प्रकृति की बनना। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए, कई सारे बच्चों इसी सवाल को लेकर भी हमें जो है कल मैसेज कर रहे थे, कह रहे थे सर हमको सवाल में समझ नहीं आ रहा था। तब हम उसको पिक्चर से उसको समझाए थे, तब उसको अच्छे समझाए कि देखो डीएनए जो बनता है, डीएनए मान के चलो हमारा है, ठीक है, हम है, हमारे मम्मी और हमारा पापा का डीएनए हमारे अंदर है। तो मम्मी का 50% है, पापा का 50% है ना? तो दोनों का मिलाकर मेरे पास 100% जो है डीएनए है। तो हमारी क्या है कि जनन की जो मूल घटना है, तो हमारी जो प्रकृति हुई है वो डीएनए की प्रकृति के रूप से हमको हम बने हुए है ना? तो यहाँ पे पूरी तरह से इसको समझिएगा, लॉजिकल थोड़े से ना, एकदम पूरा लॉजिक भी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि दिया गया चित्र किस प्रकार का जनन को दर्शाता है? तो भैया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक सेल दिया गया, एक कोशिका के अंदर जो है, यहाँ पे देखिए कितने सारे केंद्रक जो है, यहाँ पे केंद्र जो है उत्पन्न हो रहे हैं, है ना? यहाँ पे देखिए बच्चों अच्छे से उसको समझिएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे, देखिए ये जो अलग अलग जो है खंड का जो है निर्माण कर रही है, तो अलग अलग खंड का, तो यहाँ पे मुकुलन तो होगा नहीं, विखंडन तो होगा नहीं, तो यहाँ पे पुनर् जो है वदन तो होगा नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? ये क्या है, बहुखंडन को दिखा रही है। यह चित्र क्या दर्शा रहा है? बहुखंडन को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक और मादा, नर और मादा जो युग्मक होते हैं उसके संलयन को क्या कहा जाता है? तो उसके संलयन को क्या कहा जाता है बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। मादा युग्मक और जो है नर युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है ना? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट्स को जो है उसके जो है संयन को जो है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। परागकण तो फूलों में होता है, अंकुरन भी फूलों में होता है, संलय भी फूलों में होता है। तो ये क्या हो जाएगा? नर और मादा जो है ना? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि लड़कों में, है ना, सवाल कह रहा है कि लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, दूसरा दिया गया है इंसुलिन, तीसरा दिया है प्रोजेस्टेरोन और चौथा दिया गया है थायरॉक्सिन। तो बच्चों जल्दी जल्दी बताइए कि लड़कों में पूछा गया है, लड़कियों में नहीं, लड़कों में जो है किस हार्मोन के द्वारा जो है नियंत्रण होता है? जल्दी जल्दी बताइएगा। लड़कों में यौवना अवस्था जो होता है, यौवना जो अवस्था होता है, जैसे जैसे जवान होता है ना जी, उसका जो कंट्रोलिंग पावर होता है वो किस हार्मोन के द्वारा ही उसको जो है नियंत्रित किया जाता है? तो बच्चों याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ये जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर लड़की में कहेगा तो बच्चों आपको याद रखना है क्या है? प्रोजेस्टेरोन। याद, लड़की में ये हो जाएगा और लड़कों में होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया कि सौर स्थिरांक का मान क्या होता है? तो सौर स्थिरांक का जो मान होता है वह होता है 1.4 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि जैव गैस का जो है मुख्य घटक क्या है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा है मीथेन। देखिए जैव गैस का जो मुख्य घटक होता है बच्चों वो मीथेन होता है, याद रखिएगा। जैव गैस का जो है मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो है इस क्लासेस की जो है लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, और देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप प्ले स्टोर पर जाकर एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके क्रैश कोर्स में आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे कंटेंट आप लोग को दिया गया है, पहले से प्रोवाइड किया गया है। भैया नहीं जुड़ोगे तो भैया दिक्कत हो जाएगी, आप लोग जुड़ जाइए, तैयारी बेहतर हो रही है, बेहतर वहां पे हर एक कंटेंट है। अगर आप सिर्फ उसको पढ़ लेते हैं, मैं गारंटी देता हूं बच्चों 90% आपकी मुट्ठी में होगा। जो भी बच्चे अभी भी नहीं पढ़े हुए उनके लिए, है ना। चलो अब देखिए सवाल क्या है बच्चों, सवाल कह रहा है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर का गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए। तो कितना अंतर होना चाहिए बच्चों, कई बार मैंने बताया 20 डिग्री सेल्सियस का, है ना, 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। कितना अंतर होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों इस वीडियो में, आपके इस वीडियो में मैंने जितने भी सवाल आपको दिए हैं, जितने भी एमसीक्यू सवाल आपको बताए हैं, वे सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चों एग्जाम से पहले क्या कीजिएगा, आप लोग रट लीजिएगा, अच्छे से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। कई सारे क्वेश्चन आपको जो है हूबहू जो है एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आपने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी प्रकार से मिलती रहे। मिलता है बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।